Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी चल रही थी। अभी ये बीच में ब्रेक आया है फेस्टिवल वगैरह की वजह से। अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कंप्लीट हो चुका है। आज इसका एक पार्ट पॉलिटी का हो चुका है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। पॉलिटी का ये पार्ट सेकंड है, पार्ट 2। और आज डिस्कस करेंगे हम द प्रीएम्बल। शुरू में प्रीएम्बल प्रस्तावना, जो संविधान का प्रस्तावना है उसके बारे में, और फिर बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे भी विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के, आईसीटी के, जो भी आपके सिलेबस में तमाम टॉपिक्स हैं उनके कैटेगरी बने हुए हैं, और रेगुलर बेस पे उन पे क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है ये है। इसका ओरिजिन क्या है? प्रीएम्बल का ओरिजिन क्या है? इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, तो इंट्रोडक्शन में इसका ओरिजिन, ये कहां से ओरिजिन हुआ है, इसका कहां से शुरुआत हुई है इसकी प्रीएम्बल की। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और फिर बाद में वो पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, और ये अल्टीमेटली बन गया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? संविधान का जो प्रस्तावना है उसका ओरिजिन क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। पंडित नेहरू ने ये प्रपोज किया था संविधान सभा में, फिर ये पास हो गया और अल्टीमेटली ये प्रीएम्बल बन गया। जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो इसमें बेसिक क्या चीज है, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो ये 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। और ये कब से लागू हुआ है? फिर प्रीएम्बल की बात हो रही है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसकी। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था और ये लागू हुआ 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1950 से फिर ये लागू हो गया था। प्रस्तावना का क्या मतलब है, प्रीएम्बल का क्या मतलब है, या फिर इसकी जो उद्देशिका है क्या है? इसमें पूरे संविधान का सार है। सबसे पहले प्रस्तावना को सबसे पहले एक तरीके से कहां पेश किया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रीएम्बल, इसको सबसे पहले कहां पे पेश किया गया था? ये पेश किया गया था अमेरिकी संविधान में। तो प्रीएम्बल का देखोगे तो आप कहां से अडॉप्ट किया है? ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या था? एक अलग से सेपरेट इसमें प्रीएम्बल मौजूद था, अलग से प्रस्तावना मौजूद था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ये पूछा जाता है कई बार किनमें से किसमें एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में। संविधान की जो प्रस्तावना है ये पंडित नेहरू ने तैयार किया था और उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। सबसे पहले तो कि संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको कब संविधान सभा ने कहा कि इसको अडॉप्ट करने से पहले
अपनाया था, फिर बाद में संविधान सभा में इस डेट को पास हुआ और इस डेट से लागू हो गया, लेकिन इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म्स में उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको संविधान सभा ने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को, और उसको मंजूर कब कर लिया, एडॉप्ट कब कर लिया, 1949 में, और लागू कब हुआ, 1950 में। ये क्लियर हो गया होगा। इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रीएम्बल को। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बैकग्राउंड देखते हैं इसका, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। संविधान की जो प्रस्तावना है ये अभी हमने पढ़ा, 3 डेट पढ़ी है हमने। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान सभा ने कब अपनाया इसको, 22 जनवरी 1947 को। लेकिन इससे भी नेहरू ने इसको कब रखा संविधान सभा के सामने, संविधान सभा ने कहा कि ठीक है हम इसको अपनाते हैं, वो तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। लेकिन पंडित नेहरू ने कब रखा संविधान सभा के सामने, ये रखा था 13 दिसंबर को 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था कि ये इस पे विचार कीजिए। 13 दिसंबर 46 के बाद फिर संविधान सभा ने इसको अपनाया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने इसको पास किया, अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और फिर ये देश में 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कई चीजें आती है, बैकग्राउंड देखें तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहां से ली गई है, ये कहां से आइडिया आया है कि लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का आइडिया आया है ये जैसे रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, या फिर जो नेशनल मूवमेंट्स शुरू किए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, वहां से लिबर्टी का कंसेप्ट आया है कि लिबर्टी जरूरी है। दूसरा इसमें सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस किस पे बेस्ड था, पहला हम बात करें लिबर्टी की। इसके बाद में है लिबर्टी के बाद में सोशल जस्टिस या जस्टिस। इसके बाद में आता है इसमें इक्वलिटी। वैसे आपको ज्यादातर एक कैपिटल में ही लिखे मिलते हैं। और फिर आता है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी इनका क्या मतलब है, देखिए टेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब टेक्स्ट हैं जो प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। अब इसमें भी क्या है, इंडियन इनको सिक्योर करने के लिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको सिक्योर करने के लिए क्या है, लिबर्टी है। लिबर्टी किस चीज की है, थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ फेथ वर्शिप इनकी लिबर्टी है। जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, न्याय। इक्वलिटी बराबरी किस चीज की है, स्टेटस अपॉर्चुनिटी इनकी बराबरी है। फर्टर्निटी किस चीज की है, डिग्निटी इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इसमें टेक्स्ट है प्रीएम्बल में। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसमें अभी रोलेट एक्ट वगैरह का रेफरेंस था। सामाजिक न्याय जस्टिस की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय की जो उदार विचारधारा थी उससे उस पे आधारित था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पे जोर दिया। दूसरी विचारधारा का देखें सोशल जस्टिस का या जस्टिस का, तो न्यायमूर्ति रानाडे हैं, विवेकानंद हैं, इनकी भावनाओं को शामिल किया गया था सामाजिक न्याय में। या फिर जो
अल्पसंख्यक अधिकार हैं उनके लिए, जो धार्मिक समुदाय हैं उनके जो शिक्षण संस्थान बनाना, उनको अधिकार देना, उनको चलाने का, ये सब यहां से इसमें लिए गए थे। इसमें एक चीज है धर्मनिरपेक्षता। ये इसमें जो धार्मिक समूह हैं उनके अधिकार और जो हस्तक्षेप की शक्ति है वो राज्य की होगी, ये इसमें दिया गया था। जो सार्वभौमिक मताधिकार है, एक पूछ लिया जाता है सार्वभौमिक मताधिकार का, तो ये पहली बार 1928 की जो फेमस है एक नेहरू रिपोर्ट, उसमें दर्शाया गया कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ये कुछ इसके बैकग्राउंड थे। यूनियन की बात जो है इसमें प्रियम्बल में जो यूनियन की बात है, वो जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई विशेष दर्जा दिया जाना, यूनियन जो है उसी में मेंशन है ये। जैसे आर्टिकल 371 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 371 ए, ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, स्पेशली नागालैंड हो गया, नागालैंड का ही है ये, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो ये किसमें है? यूनियन में है। संघ होना चाहिए, लेकिन अगर मौजूदा सरकार चाहे तो कानूनों को मान्यता देने के लिए, लोकल आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकल जो स्टेट है उनकी रक्षा के लिए विशेष दर्जा भी दे सकती है। भाषा के आधार पे भी इसमें मेंशन है। तो ये बैकग्राउंड था इसका। जब हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जब ये पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी, एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए जितना समझ में आए। इसमें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स प्रियम्बल में कौन से मुख्य कीवर्ड्स हैं जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। देखिए इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ये कौन से हैं? सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है। भाई हम सॉवरेन कंट्री हैं, आजाद हैं। इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली एक सॉवरेन फ्री कंट्री है। इस पे किसी का कोई फॉरेन पावर या इंटरनली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसको। ये होता है सॉवरेन। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया मेंबर है कॉमनवेल्थ का या फिर यूनाइटेड नेशन का, अगर आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हो तो वो गुलामी का मानसिकता दिखता है कॉमनवेल्थ में, क्योंकि कॉमनवेल्थ में ज्यादातर वही कंट्रियां जो जिन पे अंग्रेजों ने राज किया है। तो फिर आप सॉवरेन कैसे हैं? आप यूएनओ में हैं, तो इस बेस पे क्या लिमिटेशन है सॉवरेनिटी को लेके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर मेंशन है प्रियम्बल में। जो सॉवरेनिटी कीवर्ड है इसका मतलब बताया हुआ है प्रियम्बल में कि इंडिया जो मेंबर है कॉमनवेल्थ का या यूएनओ का, इसका मतलब उसकी सॉवरेनिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहां से उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट है वो है सोशलिस्ट, समाजवाद। सोशलिस्ट है, ये पहले नहीं था। जब संविधान बनाया या पंडित नेहरू ने जो प्रस्तावना रखा था संविधान सभा के सामने, फिर संविधान सभा ने उसको अडॉप्ट किया, फिर ये लागू हुआ, उस टाइम पे ये सोशलिस्ट नहीं था। बाद में सोशलिस्ट ऐड किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब ये ऐड किया गया है प्रियम्बल में। अब आप पूछेंगे कि क्या प्रियम्बल में भी अमेंड हो सकता है? इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसको आगे समझेंगे कि क्या प्रस्तावना है, इसमें भी कोई संशोधन कर सकती है सरकार, इसको हम आगे देखेंगे। सेक्युलर, सेक्युलर क्या है? ये सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष हो गया, और ये प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था। ये भी इमरजेंसी के बाद एक कमेटी बनाई थी, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें ये सेकुलर ऐड किया गया था, ओरिजिनल में नहीं था। इसका कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो सेकुलरिज्म है ये
इसका किस केस ने इस पे और मुहर लगा दी थी। एक तो जैसे किसी गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव कर दिया, सपोज आर्टिकल 370, या फिर अभी ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 370 पे तो सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है कि बिल्कुल इसमें कोई वायलेट नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। ट्रिपल तलाक वाला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है अभी, जब हम अभी ये वीडियो कर रहे हैं जब भी चल रही है ना। तो इस पे मुहर कहां से लगी? ठीक है, इंदिरा जी के टाइम पे सेकुलर ऐड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पे मुहर लगी। ये फेमस है SR बॉम्बई। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये केस था एक SR बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है ये एक इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की मूल भावना का पार्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगाई। किस केस में? SR बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ये केस का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है हमारे प्रियम्बल में वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आता है प्रियम्बल, जो फर्स्ट पार्ट है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो इसका लास्ट पार्ट है गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, ये हम संविधान हमें देते हैं। ये पहला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसका जो लास्ट पार्ट है गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्लियरली इंडिकेट है द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इसमें क्या है? ये जो कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें साफ दिख रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, और ये इन्वॉल्व भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। आप लोकल बॉडी में सरकार हम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, स्टेट में हम इलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन हम इलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारे ऊपर सरकार आएगी लोकल बॉडी स्टेट यूनियन में, वो हम ही इलेक्ट करेंगे उसको। और यही इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वन मैन वन वोट। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म डेमोक्रेटिक में जब आपसे पूछा जाए तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? इसका मतलब है, इसको पॉपुलरली जाना जाता है वन मैन वन वोट। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो हु इज 18 ईयर और 18 इयर्स ऑफ एज एंड अबव एंड नॉट अदरवाइज डिबार्ड बाय लॉ एंटाइटल टू वोट। कोई भी भारत का नागरिक है, 18 साल उम्र है या 18 साल से ज्यादा है, अगर उसको लॉ ने डिबार नहीं कर रखा है किसी वजह से, तो एंटाइटल है वोट देने के लिए। एवरी सिटीजन है, उनके पास राइट है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये आगे पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स में। कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये है, ये बताता है कि जो वर्ड डेमोक्रेटिक है ये इंडिकेट करता है नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे प्रियम्बल में वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज यूनाइटेड विद द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल एंड लाइक ए किंग। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। मतलब कोई राजा महाराजा का शासन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक खानदान, फिर उसके बाप उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, ये नहीं है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, एक किसी एक सिंगल हाथ में ही सरकार नहीं रहेगी, लाइक ए कोई किंग। ठीक है, ये है रिपब्लिक। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये रिपब्लिक की डेफिनेशन में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। 5 साल के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो ये रिपब्लिक में दे रखा है हमारे। ये टर्म्स जरूर ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं
अब हम पढ़ते हैं की कंपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें प्रमुख घटक क्या है, प्रमुख घटक कौन से हैं इसमें, वो देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख घटक हैं ये हैं, एक तो सोर्स क्या है, सोर्स मतलब संविधान के अधिकार का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के लोग, संविधान भारत के लोगों से ही अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये है सोर्स। दूसरा क्या है इसमें, भारतीय राज्य की प्रवृत्ति क्या होगी। देखिए पॉलिटी में कई जगह आपको स्टेट लिखा मिलता है, वो स्टेट का मतलब कई जो है ये देश से भी को भी पॉलिटी में, पॉलिटिकल टर्म में स्टेट लिखा जाता है। कई जगह राज्य को तो लिखते ही हैं, तो वो आप समझिएगा, कई जगह ऐसा नहीं है कि आप हर जगह स्टेट का मतलब कोई जो राज्य है भारतीय राज्य उससे नहीं है। जैसे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की क्या प्रवृत्ति होगी, इसका मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का मतलब है देश की क्या प्रवृत्ति होगी। तो ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है नेचर क्या होगा। दूसरा जो की कंपोनेंट है इसका नेचर, इसमें साफ लिखा हुआ है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। जो भी हमने पढ़ा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा एक भारतीय राज्य की प्रवृत्ति दिखाता है या फिर इनमें से कौन सा नहीं दिखाता है, तो जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है, प्रमुख घटक हैं, सोर्स इसके नेचर है हमारे इसका भारतीय इसका राज्य का, देश का क्या प्रवृत्ति है, वो ये प्रवृत्ति है हमारे देश की। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है। तीसरा जो की कंपोनेंट है इसका संविधान में जो प्रियम्बल का, इसका है ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ये जो संविधान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ, संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लिखा हुआ है। तो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव में, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है जस्टिस, न्याय। दूसरा इसमें लिबर्टी, भाई आपने संविधान बनाया क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। देखिए जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी तो आपको जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 से और 17, ये है 14 से और 18, 14 से 18 क्या है, इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट्स में प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पे बेस्ड है आर्टिकल 14 से 18। फर्टर्निटी की बात करें तो ये हमने देखा था, अभी पढ़ा था कि ये ऐड किया बाद में, इसको भी इंटेग्रिटी के साथ ऐड किया गया था, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, फर्टर्निटी एंड इंटेग्रिटी। इसका क्या रेफर किया जाता है, ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, ये है। और फर्टर्निटी प्रमोट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है इसको, फर्टर्निटी को, इंटीग्रिटी और फर्टर्निटी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है खुद। किससे प्रमोट करता है, एक तो सिंगल सिटीजनशिप से और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये दो चीजों से आपको याद रहता है कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की क्या व्याख्या रही है। प्रस्तावना से संबंधित क्या इसमें
व्याख्या रही है सर्वोच्च न्यायालय का, कौन कौन से केस इससे संबंधित है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है कई फैसले आए हैं प्रस्तावना को लेके। 1960 का है, 1973 का है, सबसे फेमस है ये, 1994 का है और 1995 का है। ये कुछ केसेज हैं जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले हैं प्रस्तावना को लेके। एक एक करके हम देख लेते हैं। 1960 का कौन सा केस है? बेरुबरी केस है ये, बेरुबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस, बेरुबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस। इसको ज्यादातर ओपिनियन केस के नाम से ही जाना जाता है, एग्जाम में कई बार इसको ओपिनियन केस के नाम से ही पूछा जाता है। तो इसमें क्या था, 1960 में जब पहली बार प्रियम्बल से संबंधित चीजें कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है बेरुबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रस्तावना जो है ये संविधान का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, ये 1960 में बेरुबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस में कहा। इसके बाद में बहुत सारी चीजों को केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें संविधान में इनके फैसले दिए हुए हैं केशवानंद भारती ने। 1973 में 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये एक फेमस केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन केस था उसको रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल है ये संविधान का पार्ट है। दो चीजें ध्यान रखनी है, बेरुबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस में कहा कि पार्ट नहीं है प्रियम्बल। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया ओपिनियन केस को, कहा कि प्रियम्बल इसका पार्ट है। इसके बाद 1994 में, एक्चुअली ये 1995 है, 1995 में एक केस गया LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं इसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस ही हेल्ड किया कि जो प्रियम्बल है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ केसेस थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। एक केस और रह गया है, ये 95 का था, एक 94 का केस और रह गया है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, SR बॉम्बई। SR बॉम्बई का केस था, ये 1994 का था, 1994 का। और इसमें घोषणा की थी कि प्रस्तावना ने संविधान की जो मूल संरचना है उसका इसमें इंडिकेट करता है। तो ये भी बताता है कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना से है। देखिए अभी SR बॉम्बई केस आपको सुनने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है। जो अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से चल रहा है या और स्थिति बिगड़ती है तो यही केस का रेफरेंस लिया जाता है। कोई भी अभी ये गवर्नमेंट है, इसमें तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट रूल लगा हो। अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी सरकार को किसी राज्य में, तो ये देखना होगा कि क्या SR बॉम्बे केस है उसमें जो मेंशन है वो कंडीशन फुलफिल हो रखी है या नहीं हो रही है। क्योंकि बाद में आप किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रहा है। ऐसी कई चीजें। अब हम देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंस क्या है। जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब अभी क्या है इसका महत्व, अभी क्या कंडीशन है इसकी, अभी क्या स्टेटस है। देखिए वेबसाइट पे विजिट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। रेगुलर टेस्ट मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं,
तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको नोट्स वगैरह कंप्लीट मिल जाते हैं, जितनी भी यूनिट है आपकी सारी, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। अब करंट स्टेटस देखा जाता है तो अभी प्रेजेंट में महत्व, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने लिखा था। संविधान की आत्मा, दो चीजें हैं, प्रियम्बल को किसने कहा संविधान की आत्मा, यह आपसे पूछा जाए कि तो ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि संविधान की आत्मा है ये। एक और पूछ लिया जाता है कि संविधान की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, ये थे N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा है। संविधान की जो प्रस्तावना है ये सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन भी करता है, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और कि इसमें अभी तक कितनी बार अमेंड किया गया है, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हमसे कि जो प्रियम्बल है इसमें कितनी बार अमेंड किया है, इसको कितनी बार संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन किया गया है, सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है प्रियम्बल में, ओनली वंस, और वो भी जो अभी हमने पढ़ा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन और उसमें जोड़ा था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, फर्टर्निटी, ये ऐड किया। एक क्वेश्चन और जो पूछ लिया जाता है अमेंडमेंट से रिलेटेड कि अब देखिए संविधान में अमेंड करेंगे तो आपके पास कोई रेफरेंस, कोई रिपोर्ट, कोई कमेटी की या कोई तो किसी चीज का बेस होना चाहिए कि आप किस बेस पे, ऐसे आपको पसंद आया कि नहीं ये होना चाहिए और आपने कर दिया, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। तो संविधान में जब ये अमेंड किया गया था तो एक कमेटी बनाई गई थी, इंटरनल कमेटी सेटअप की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और वो कमेटी कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर आपको देखना हो कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकता है तो आपको सरदार स्वर्ण सिंह के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। अकाली दल के नेता थे, अकाली दल के 1940s में अकाली दल के नेता थे सरदार स्वर्ण सिंह। फिर बाद में जब कांग्रेस के अकाली दल के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो इन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज करवाया इंडियन नेशनल कांग्रेस और अकाली दल के बीच में 1940 के आसपास के दौर में। फिर 1946 में इन्होंने बलदेव सिंह जी के साथ में एक पैंथिक पार्टी बनाई थी और बाद में फिर ये कोalition गवर्नमेंट में रहे थे पंजाब में। और जब देश आजाद हुआ था, जब ये पंजाब कैबिनेट में होम मिनिस्टर थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उस टाइम फिर क्या था, शिमला से जालंधर शिफ्ट कर दिया गया था। पंजाब की राजधानी पहले शिमला हुआ करती थी, देश आजाद हुआ उसके बाद जालंधर शिफ्ट कर दिया गया था, उसमें ये भी थे। और काफी टाइम तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। अगर यूनियन मिनिस्टर की बात की जाए तो अब तक के इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक ये यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है बाबू जगजीवन राम सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रहे हैं, बाबू जगजीवन राम। लेकिन अगर यूनियन मिनिस्टर की बात की जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह है, सबसे लंबे टाइम तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं ये 57, 62, 67, 72 और 75 में इन्होंने रिजाइन किया था। एक बार जो ईस्ट पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सुनवाई चल रही थी 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हुआ उस टाइम पे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने डायरेक्ट इन पे आरोप लगाए थे कि भाई आपके खून से हाथ संधे हुए हैं। तो ये खड़े हो गए थे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में और अपने हाथ दिखाए थे इन्होंने सबको, नेहरू के। और जब चाइनीज लीडर था उस टाइम पे, जो क्या नाम था उसका, एनलाई था, जियो एनलाई करके, उनके बीच में बातचीत भी सरदार स्वर्ण सिंह ने ही करवाई थी। पाकिस्तान से जब 6 राउंड की बात चली, जब चाइना वॉर हो रहा था, जो पाकिस्तान से 6 राउंड की टॉक हुई थी डेलीगेशन, उसमें भी सरदार स्वर्ण सिंह ही थे।
और ये हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं, स्टील मिनिस्टर रहे हैं, माइनिंग मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, 2 बार विदेश मंत्री, 2 बार डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं ये, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये 2 बार सरदार स्वर्ण सिंह। और जो रसिया के से जो रिश्ते अच्छे होने की शुरुआत हुई 1966 में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी थी 1966 में, तो उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। उस टाइम रसिया से जो रिश्ते, फ्रेंडशिप, पीस, कोऑपरेशन शुरू हुआ था, वो भी इन्होंने ही उसमें रोल प्ले किया था काफी कुछ, जब ये एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे ये। और ये और भी कई जगह यूएन एम्बेसडर रहे हैं ये, यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूएस डेलीगेशन वगैरह के सिक्योरिटी काउंसिल में। और बाद में इनको 1992 में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 1992 में इनको दिया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह को। इनके बारे में पढ़िएगा जरूर कभी टाइम मिले तो। नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे, जो ये अमेंड किया था उस कमेटी में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था, और उसके बाद में ही ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो देख लेते हैं हम। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ये इसमें है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, ये आर्थिक न्याय वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उद्देश्य है, ये कहां पे प्रोवाइड किया गया है? तो ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात एक तो अभी हमने पढ़ा प्रीएम्बल में, और दूसरा डीपीएसपी में भी दे रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक जस्टिस, प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है वो भी इसी में ही मेंशन है। बहुत सारी चीजें सरकारें टाइम टाइम पे डीपीएसपी से लेती रही है। Which one of the following correctly explains the meaning of socialist in the preamble? इनमें से कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करता है जो समाजवाद है उसकी परिभाषा प्रीएम्बल में? देखिए, इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये है इराडिकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। ये होना चाहिए। Which of the following are the significance of the preamble of the constitution? इनमें से significance देखिए, it specify the objective of Indian constitution, ये एक significance सही है। contain the date of the enactment of the constitution, इसमें बिल्कुल ये सही है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारा जो संविधान है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और वह क्यों है लीगल डॉक्यूमेंट? क्योंकि उसकी डेट मेंशन है, प्रीएम्बल में डेट मेंशन है इसकी। दूसरा, इट डिक्लेयर्स द आइडल, नहीं ये नहीं है। इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ इंडियन नेशन, बिल्कुल ये देश का क्या नेचर है जो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय राज्य का, भारत का क्या प्रवृत्ति है, क्या नेचर है देश की, वो इसमें मेंशन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। 1, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये, और फिर इसके बाद में हमको नीचे ऑप्शन दे रखा है जिसमें से करेक्ट चूज करना है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। ये हमने पढ़ा कि जो रिजोल्यूशन है ये प्रपोज किया था पंडित नेहरू ने, फिर उसको अडॉप्ट किया, फिर वो लागू हुआ, तो ये सही है, अल्टीमेटली वो प्रीएम्बल बन गया। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, ये सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये सही है काफी हद तक। देखिए, डायरेक्ट अगर ऐसा आता है
तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है एक कंडीशन पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसा नहीं है, अगर सिंपल सा आता है तो अमेंड कर सकते, नहीं कर सकते, ये सही है। लेकिन अगर साथ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बेसिक डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल स्वरूप है वो बरकरार रहे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, प्रस्तावना को में संशोधन कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, ये जरूरी है ध्यान रखना। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल में जो लिखा है और आपने कोई ऐसी चीज बना दी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कोई अमेंड कर दिया, वो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, तो कि कोई भी चला गया कोर्ट में कि ये तो प्रियम्बल में मेंशन है ही नहीं, तो वो ओवरराइड हो गया, या फिर कोई स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं, दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों ही सही है, स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है इस बार। डी ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम चौथा क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्या था, कुछ कंफ्यूजन हुआ है। हाँ देखिए, इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो ये जो हमने कहा है कि ये डायरेक्ट, जैसे इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है, 1, 2 और 4। जैसा अब हमने पढ़ा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, इसको प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा 1, 2 और 4 आएगा। संविधान में आप संशोधन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है इसमें क्या क्या मेंशन है, इसमें से सॉवरेन कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है आपको, ताकि जो ऊपर समझाया है एक बार आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको तो टेस्ट सेंड करते रहते हैं, नोट्स भी सेंड करेंगे, और जल्दी अभी दूसरा टेस्ट भी आपको, नेक्स्ट टेस्ट भी मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया ए सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट, ये सेकुलर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग है ये है, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। देखिए, जो धर्म है, कोई पंथ है, ये आपका प्राइवेट मामला है, निजी मामला जो कहा जाता है, पर्सनल मैटर है। अब आप किसी से जोर जबरदस्ती ना तो उससे धर्म के मामले में कुछ कर सकते हो ये, और ना उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर का मतलब बताया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट कौन सा है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी प्रेजेंट में ये सही नहीं है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द प्रोसीजर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना, संविधान का जो प्रियम्बल है उसको अमेंड कर सकते हैं, और इसका कहां दे रखा है, किस तरीके से आप संविधान का जो प्रस्तावना है उसको अमेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 368 में। और अभी आपने जो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था उसको देखा होगा, तो उसमें यही, इसी में जो लिखा हुआ है उसी का रेफरेंस दिया गया था, जो होम मिनिस्टर है
उन्होंने द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन 1976 टू द प्रीएम्बल। ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा ऊपर अभी। तो देखिए ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी सारी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं एक बार और इसको देख के, मुझे नहीं लगता प्रीएम्बल से रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ से। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज द रेस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज वर्ड अकर इन द प्रीएम्बल। आपसे ऑर्डर पूछा गया है कि ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं संविधान में। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये शब्द हैं दिए हुए हैं, इनमें ऑर्डर क्या है हमने पढ़ा, सॉवरेन सबसे पहला ये है। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था सोशलिस्ट है, देन सेकुलर है, और फिर डेमोक्रेटिक है, इसके बाद में रिपब्लिक है। ये करेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये मेंशन कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से याद रख लीजिएगा। द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये जो सोशलिस्ट है ये किस प्रिंसिपल पे का से रिलेटेड है, ये इसका सोशल इक्वलिटी, सोशलिस्ट का मतलब सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये इसमें दोनों है। इकोनॉमिक इक्वलिटी है, इसमें जो प्रीएम्बल है इसमें डायरेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक इक्वलिटी का देखा जाता है तो प्रीएम्बल प्लस डीपीएसपी मेंशन है, लेकिन इम्प्लाई इस प्रिंसिपल के बेस पे नहीं है। ये जो ऐड किया गया है, सोशलिस्ट जो ऐड किया गया है, प्रीएम्बल में सोशलिस्ट है, लेकिन जो ऐड किया वो इस प्रिंसिपल पे था, पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी के बेस पे। इकोनॉमिक इक्वलिटी का एक आर्टिकल था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया। उसको पहले वो फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसको हटा दिया, उसको पहले हटा दिया था। फर्टर्निटी एज मेंशन्ड बाय द प्रीएम्बल इज प्रमोटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। फर्टर्निटी का पूछा गया है, तो ये सिंगल सिटीजनशिप जो अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, फर्टर्निटी, इंटीग्रिटी एंड फर्टर्निटी, ये जो आपकी देश के प्रति भावना है, ये सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीएम्बल से रिलेटेड थे। ये टॉपिक उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। आप इसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलरिटी बनी रहेगी।